युवा आकर्षण का केंद्र होता है और वृद्धा या बूढ़ा अनुभव का। आज मैं इसी प्रकार के कुछ कहानी को लेकर के आ रहा हूँ जो कि 12 के सिलेबस में है और उस चैप्टर का नाम है इंडिगो। ये 5th चैप्टर है आपके सिलेबस का फ्लेमिंगो का, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। इंडिगो को हिंदी में नील कहते हैं और ये निश्चित रूप से स्वतंत्रता संग्राम की गांधी के द्वारा चलाए गए पहले आंदोलन की एक झलक है। वैसे व्यक्ति जिनको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से निकाल दिया जाए तो शायद ही स्वतंत्रता संग्राम की फ्रीडम स्ट्रगल की कल्पना की जा सकती है। वैसे व्यक्ति जो पूरे विश्व के लिए एक शांति दूत बनकर के आए, वैसे व्यक्ति जिसके बारे में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, आवर कमिंग जनरेशन विल हार्डली बिलीव दैट देयर वाज अ मैन ऑफ फ्लेश एंड ब्लड कॉल्ड गांधी। उनकी महानता को देख करके अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस बात को कहा था। वैसे व्यक्ति जिन्होंने केवल मानवता के लिए काम किया, न क्षेत्रवाद के लिए, न ही किसी जातिवाद के लिए, न किसी मजहब के लिए, न किसी भाषावाद के लिए। उन्होंने केवल राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म के लिए काम किया और मानवतावाद के लिए काम किया। वो गांधी जिन्हें आज पुरस्कृत किया जाना चाहिए, बहुत सारे लोग इन्हें परिष्कृत कर रहे हैं। गांधी को भारतीय राजनीति से निकाल दिया जाए तो शायद ही भारत एक स्वतंत्र देश होता और हम एक स्वतंत्र नागरिक कहला पाते। लेकिन फिर भी उन्हें लोग भुनाने के बजाय भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं उन्हीं पर आधारित एक ब्रिटिश राइटर लुइस फिशर के द्वारा लिखी गई उनकी आत्मकथा जीवनी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी का एक एक्सट्रैक्ट लेकर के आया हूँ, जिसे आपके सिलेबस में इंडिगो के रूप में दिखाने की कोशिश किया गया है। गांधी के बारे में कम समय में बहुत कुछ बताना मुमकिन नहीं है और बहुत समय में भी बहुत कुछ बताना मुमकिन नहीं है। गांधी की उदारवादी नीति, सहिष्णुता, शांति, सच्चाई के चलते 20वीं सदी के विश्व के सबसे बड़े नागरिक के रूप में, मैन ऑफ द सेंचुरी के रूप में चुना जाता है और गांधी को कॉस्मोपॉलिटन कहा जाता है, विश्व नागरिक। मीन्स ये किसी सीमाओं में बंधे हुए नहीं थे, इनकी कोई बाउंड्री नहीं थी, इनकी कोई लिमिटेशन नहीं थी। ये स्काई की तरह लिमिटलेस थे। लुइस फिशर भले ब्रिटिश थे, लेकिन गांधी से इतने इन्फ्लुएंस थे और शायद क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान 1942 में इनकी पहली मुलाकात इनके आश्रम सेवाग्राम में होता है। और गांधी बताते हैं कि मैंने कब निर्णय लिया कि ब्रिटिश को हमारे देश से जाना होगा। और गांधी ने यह निर्णय क्यों लिया था? उनकी दमनकारी नीतियों से पीड़ित थे, लेकिन अंग्रेजों को सता करके, हिंसा के जरिए दमन करके आज़ादी नहीं चाहते थे, बल्कि सहिष्णु तरीके से उन्हें अपने देश से खदेड़ना चाहते थे। और अंततः गांधी के चलाए गए अंतिम आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसे अगस्त क्रांति, अगस्त रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, 1942 में 8 अगस्त 1942 को चलाया गया था। अगस्त क्रांति के रूप में हमारे इतिहास में दर्ज है। और गांधी का जो नारा था पूर्ण स्वराज, अंतिम में सफल हो जाता है। तो जब लुइस फिशर की मुलाकात उनके सेवाग्राम आश्रम में होता है तो वो बताते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने निर्णय लिया कि अंग्रेजों को हमारे देश से जाना होगा। ये दिसंबर 1916 की बात है, जब लखनऊ में नेशनल कांग्रेस
का अधिवेशन चल रहा था, जिसमें 2301 डेलीगेट मतलब प्रतिनिधि मंडल भाग लिए थे और बहुत सारे लोग दर्शक वगैरह भाग लिए हुए थे। सभा के दौरान बिहार से एक गरीब निरक्षर किसान गांधी से अधिवेशन में भाग लेने के लिए पहुंचता है। वो अपनी समस्याओं को रखना चाहता था, लेकिन किसी ने इशारा किया कि गांधी से मिलो। राजकुमार शुक्ला मेट गांधी। राजकुमार शुक्ला की मुलाकात गांधी से होती है और वो अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि आई एम राजकुमार शुक्ला फ्रॉम चंपारण बिहार। आई वांट यू टू विजिट माई डिस्ट्रिक्ट। गांधी के पास अपना परिचय देते हुए राजकुमार शुक्ला बताते हैं कि मैं राजकुमार शुक्ला चंपारण बिहार से हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में विजिट करें। गांधी पहली बार चंपारण शब्द सुने थे, जो कि नेपाल के तराई में, हिमालय के तराई में नेपाल से क्लोज बसा हुआ था। गांधी के और बहुत सारे जगहों पे अपॉइंटमेंट थे, बट शुक्ला वाज एन ऑब्स्टिनेट पर्सन एंड डिटरमाइंड पर्सन। गांधी ने बताया कि मेरा फलाना फलाना जगह अपॉइंटमेंट है, उससे फ्री होने के बाद ही मैं कुछ बता सकता हूँ। गांधी कहने से हमारे मन में तनिक सा भी, जो थोड़ा सा भी ख्याल नहीं आता है कि वो किसी जाति के, किसी मजहब के, किसी पंथ के, किसी राज्य के, किसी क्षेत्र के, किसी भाषा के व्यक्ति थे, बल्कि गांधी अपने आप में एक सार्वभौम शब्द, यूनिवर्सल वर्ड ला करके हमारे सामने प्रस्तुत करता है। गांधी वहाँ से निकलते हैं, कानपुर में फिर इनकी सभा होती है और जगह पे होता है। फिर जब अपने आश्रम लौटते हैं, जहाँ कहीं भी गांधी जाते हैं, शुक्ला उनके पीछे पीछे, वेरी यू गोज शुक्ला फॉलोज। तो जहाँ जहाँ चलोगी मेरा साया भी साथ होगा। तो जहाँ जहाँ गांधी जाते हैं, शुक्ला फॉलो करते रहते हैं। इनकी डिवोशन को देख करके अपने आश्रम में जब गांधी शुक्ला को मिलने के लिए बुलाते हैं, शुक्ला बताते हैं नाउ फिक्स अ टाइम, फिक्स अ डेट, अब तो एक डेट फिक्स कर दीजिए। गांधी बताते हैं कि फलाने फलाने तारीख को मेरा अपॉइंटमेंट है कलकत्ता में, वहाँ आओ, वहीं मिलो और वहीं से मुझे ले चलो। शुक्ला भी कहाँ मानने वाले, वो लगता है ठान के ही लाए थे कि बिहार की समस्या जो अंग्रेजों के कारण उत्पन्न हो रही थी, उसको निपटा के ही दम लेंगे, सॉल्व करके ही दम लेंगे। फिर क्या था, राजकुमार शुक्ला कोलकाता में, जिसे कलकत्ता कहा जाता था, पहले ही उस जगह पे पहुंचे हुए थे। व्हेन गांधी फिनिश्ड, गांधी के जब प्रोग्राम खत्म हो जाते हैं, बोथ ऑफ देम बोर्डेड ए ट्रेन फॉर पटना बिहार। बिहार के पटना के लिए दोनों ट्रेन पे रवाना हो जाता है। गांधी और शुक्ला गांधी को राजेंद्र प्रसाद के यहाँ ले जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद उस दिनों बिहार के एक फेमस लॉयर हुआ करते थे, जो कि कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट बने। उनकी भी भारतीय राजनीति में अहम योगदान रहा और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। 12 वर्षों तक राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। राजेंद्र प्रसाद अनफॉर्चुनेटली अपने घर पर नहीं थे, शहर में भी नहीं थे, शहर से कहीं बाहर गए हुए थे। शहर से कहीं बाहर गए हुए थे, लेकिन राजकुमार शुक्ला को राजेंद्र प्रसाद के जो सर्वेंट्स थे पहचानते थे, क्योंकि किसानों की समस्याओं को लेकर के यदा कदा राजकुमार शुक्ला राजेंद्र प्रसाद के पास पहुंचा करते थे और राजेंद्र प्रसाद उनकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते थे, क्योंकि एक फेमस वो लॉयर थे। अल्टीमेटली उन्हें इजाज़त दे दी गई, किनके द्वारा, नौकरों के द्वारा, गांधी के साथ, जिसे उन लोगों ने समझा कि ये आज किसान दूसरा किसान है, इसकी समस्या को लेकर के आए हुए हैं। अब इन दिनों के नेताओं की तरह उन दिनों के नेता कोट पैंट पूरा सज धज के तो रहते नहीं थे, उसमें भी गांधी आधा धोती पहनना, आधा ओढ़ना,
एक वक्त का खाना खाना और सारे लोगों से आह्वान करना कि कम से कम सप्ताह में एक दिन फास्टिंग रखे। फास्टिंग का पर्पस मुख्य रूप से था कि कुछ अनाज बचेगा और यहाँ के सारे लोगों की समस्याएं, भोजन की समस्याएं जो थी वो समाप्त हो पाएगी, उन्हें भी खाद्यापूर्ति हो पाएगी। दूसरी, इससे एक होली फीलिंग, रिलीजियस फीलिंग, सेंसस फीलिंग, धार्मिक भावना भी हमें उत्पन्न होता है। गांधी को इजाजत दे दी गई शुक्ला के साथ कि चलो जमीन पे तुम लोग सो जाना। गांधी ऐसे महान तो थे नहीं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब गांधी राजेंद्र प्रसाद के कुएं से पानी भरने के लिए जाते हैं तो उन्हें रोक दिया जाता है। ये नहीं कि खींच करके ला करके पानी देंगे, बल्कि इसलिए रोक दिया जाता है कि पता नहीं किस जाति का यह आदमी होगा, कहीं पानी छुआ न जाए। तो अनटिसिबिलिटी उन दिनों पराकाष्ठा पे हमारे देश में थी। अनटिसिबिलिटी इसलिए हमारे देश में पराकाष्ठा पे थी क्योंकि हमारे देश की शिक्षा दर, लिटरेसी रेट काफ़ी कम था। स्वतंत्र भारत की साक्षरता दर तो हमको लगता है कि 12% या 13% के लगभग रहा था। तो समझ लीजिए कि 88% लोग तो निरक्षर ही थे हमारे देश के। इसीलिए अनटिसिबिलिटी भी काफ़ी बृहद पैमाने पे फैला हुआ था। गांधी ने समझा कि जितना शुक्ला समस्याओं को बताया है उससे गहरी समस्या है। शुक्ला उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम जाओ चंपारण, मैं आऊँगा बाद में। एंड ही डिसाइड्स टू गो टू मुजफ्फरपुर फर्स्ट। जेबी कृपलानी, जो कि मुजफ्फरपुर के किसी कॉलेज में प्रोफेसर थे, इनसे इनकी मुलाकात रविन्द्रनाथ टैगोर के आश्रम में शांति निकेतन में हुआ था। उनसे परिचय हुई थी। वो एक तार भेजते हैं, चिट्ठी तार भेजते हैं जेबी कृपलानी को कि मैं आ रहा हूँ मुजफ्फरपुर। फिर क्या था, गांधी के इम्पोर्टेंस को, चूँकि वो प्रोफेसर थे, अच्छी तरह से समझते थे। ट्रेन 1917 में रात में पहुंचती है मुजफ्फरपुर स्टेशन में, मिड नाइट में। जेबी कृपलानी बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ उनकी स्वागत के लिए तैयार थे। उन्हें रिसीव किया जाता है। उसके बाद वो जानना चाहते हैं कि यहाँ की समस्याएं क्या है। सारी समस्याओं से अवगत करवाया जाता है गांधी को। एंड देन अल्टीमेटली गांधी डिसाइड्स टू गो टू चंपारण। उसके बाद गांधी निर्णय लेते हैं कि नहीं, हमें अब चंपारण चलना चाहिए। किस मुद्दे पे गांधी पहुंचे थे चंपारण? मुद्दा मुख्य रूप से था इंडिगो, नील, जो टाइटल यहाँ पे दिया गया है। वहाँ के जो चंपारण के जो किसान थे वो शेयर क्रॉपर्स थे, बटाईदार थे, और जमींदार अंग्रेज हुआ करते थे। रेट दिया जाता था, लगान दिया जाता था, टैक्स दिया जाता था। तो एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ लैंड पे नील की खेती उन किसानों को करनी होती थी और इंटायर क्रॉप्स अंग्रेजों को रेंट के रूप में, लगान के रूप में, टैक्स के रूप में सौंप देना पड़ता था। यह प्रक्रिया बहुत लंबे समय से चल रही थी। अल्टीमेटली जर्मनी डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, कृत्रिम नील बना लेता है। नेचुरल इंडिगो की क्या होती है, वैल्यू, कीमत खत्म हो जाती है बाजार में। निरक्षर किसानों को पता कहाँ था किसकी वैल्यू खत्म हो गई। अंग्रेजों ने एक चाल चला कि तुम लोग इतने कंपनसेशन दे दो, मुआवजा दे दो, हम तुम्हें नील की खेती करने से या फिर इस प्रकार के लगान से मुक्त कर देंगे। कुछ किसानों को लगा चलो अच्छा है, कैश क्रॉप्स है, हम लोग खुद उपजाएंगे और क्या करेंगे, खुद बाजार में बेचेंगे, पैसा कमाएंगे। लेकिन जब बाजार लेकर के अपने सामानों को जाता है तो पता चलता है कि इसको सेल ही खत्म हो गया। जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया था और कुछ लोग शायद नहीं किए थे कि लगा कि अंग्रेजों की ये चाल है, इतना तो फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता है, लीनियंट नहीं हो सकता, दयालु नहीं हो सकता है, तो नहीं किया था। अंग्रेजों ने ठग बहाल कर लिया था उन्हें मनाने फुसलाने के लिए। जब इन किसानों को पता चलता है कि हमारे पैसे को चीटिंग के जरिए ले लिया गया है, अब वो अपना पैसा चाहते थे वापस। लेकिन इन्होंने किया क्या था कि एग्रीमेंट पे साइन करवा लिया था, इसलिए कोर्ट भी शायद उन्हें दिलवा पाने में नाकाफी होता, नहीं दिलवा पाता। गांधी इसी बिंदु पे आए थे। वो मिलते हैं, वहाँ के वायसराय से मिलते हैं और रिपोर्ट चाहते हैं
इन्हें मना कर दिया जाता है। आई विल गिव नो रिपोर्ट टू एन आउटसाइडर, मैं बाहरी को कोई रिपोर्ट नहीं दूंगा। गांधी ने कहा कि मैं कोई बाहरी नहीं, उसी देश का हूं। बताइए, 7 समंदर पार से जो आया हमारे देश के लोगों को बाहर निकाल रहा है। गांधी ने कहा मैं कोई बाहरी नहीं हूं। अल्टीमेटली बगल के और गांधी से मिलने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि लोगों को पता चलता है, मालूम होता है कि एक मसीहा हमारे दुखों को दूर करने के लिए आया है। तो अपने उस मसीहा से मिलने के लिए बहुत सारे लोग दौड़ पड़ते हैं अपने ग्रेट चैंपियन, ग्रेट हीरो से मिलने के लिए। अल्टीमेटली अंतिम में गांधी को एक दिन पता चलता है कि बगल के गांव में एक किसान के साथ अत्याचार, दुर्व्यवहार किया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा। गांधी हाथी पे सवार होते हैं, उस गांव की ओर चल देते हैं, लेकिन बीच में ही अंग्रेजों की गाड़ी आती है और गांधी को कहता है कि आप आगे नहीं जा सकते, हमारे साथ लौट चलिए शहर। और उन्हें कोर्ट का समन दिया जाता है। गांधी समन को लेते हैं, उसमें रिसीव करते हैं, लेकिन मानने से इनकार भी कर देते हैं, चूँकि वो समझ रहे होते हैं कि अंग्रेजों की ये चाल है। अब चूँकि गांधी ने क्या किया था, कोर्ट के समन का अवहेलना किया था, डिसोबीडियंस ऑफ लॉ हो गया था, इसलिए गांधी को कोर्ट में अपीयर होना था। गांधी मानवता के लॉ को, मानववाद को ज़्यादा प्रश्रय देते थे। गांधी ने पहले तो वहाँ के वकीलों से राजेंद्र प्रसाद भी थे, मदन मोहन मालवीय थे, ब्रज किशोर बाबू थे और बहुत सारे लोग थे, सभी से विचार विमर्श किया था। उन लोगों को शुरू में समझाया भी था कि इन गरीब किसानों से इतने टैक्स आप मत लीजिए, रहनुमा अपने आप को कहते हैं और इतने टैक्स लेते हैं। तो जब ये बात पता चलता है कि गांधी को कोर्ट में अपीयर होना पड़ेगा, गांधी सारे वकीलों को बुलाते हैं और कहते हैं कि मुझे यदि जेल हो जाएगी तो आप लोग क्या करेंगे। वे लोग बताते हैं कि वी हैव कम हियर टू सजेस्ट यू, एडवाइस यू, हम लोग आपको सलाह देने के लिए आए हैं, और यदि आप जेल चले जाएंगे तो हम लोग का क्या काम, हम लोग अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। गांधी ने कहा वाह, और फिर इन किसानों के साथ क्या होगा। फिर राजेंद्र प्रसाद क्या करते हैं, लोगों से कंसल्टेशन करते हैं और बताते हैं कि हम लोग इन किसानों के रहनुमा कहलाते हैं, वो व्यक्ति जो कि बाहर से दूसरी जगह से आया है, इन किसानों के लिए जेल जाने के लिए तैयार है, और हम लोग अपने अपने घरों को। फिर सारे लोग कंसल्टेशन करने के बाद गांधी से मिलते हैं और बताते हैं कि हम लोग आपके साथ जेल जाने की तैयार है। गांधी बताते हैं कि चलो तब तो हमारी जीत हो जाएगी, और रात भर वो कुछ न कुछ लेटर तरह तरह इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स को भेजते रहते हैं। जब मासूम किसानों को पता चलता है कि जो हीरो, जो चैंपियन हमारे दुखों को दूर करने के लिए आया था, आज वही दुख में है, कष्ट में है, रातों रात मोतिहारी शहर किसानों से भर जाता है। अंग्रेजों ने ये उम्मीद नहीं की थी कि इस प्रोटेस्ट में एक नया व्यक्ति, गांधी, जिसके बारे में शायद इन लोगों को पता था, उनके ताकत का एहसास था, इन्हें अंग्रेजों ने वन मैन आर्मी कहा था। पूरे आर्मी इधर ही अकेला गांधी सब पे भारी पड़ जाते थे, बिना कोई अस्त्र शस्त्र के, अपने दिमाग से, माइंड से, डिटर्मिनेशन से, सत्य से, निष्ठा से, अहिंसा से। अल्टीमेटली गांधी को कोर्ट में हाजिर किया जाता है, किसानों से भर जाता है पूरा, रातों रात लोग पहुंच जाते हैं मोतिहारी, किसानों से पूरा भर जाता है। अंग्रेज अकबका जाते हैं, व्हाट टू डू, अपने सीनियर अथॉरिटी अधिकारी से कंसल्ट करते हैं, बताते हैं कि गांधी को जल्दी छोड़ो और उन्हीं से रिक्वेस्ट करो, तुम लोगों से मुमकिन नहीं है कि संभाल पाओगे। गांधी अल्टीमेटली अपील्स टू ऑल द फार्मर्स टू मेक पीस एंड साइलेंस। गांधी किसानों से अपील करते हैं, आह्वान करते हैं कि तुम लोग शांत हो जाओ। गांधी को कोर्ट में अपीयर किया जाता है, ऊपर से आदेश आता है कि जल्दी इस व्यक्ति को छोड़ दो। कोर्ट कुछ ड्यूरेशन के लिए बंद होता है, एडजर्न होता है, स्थगित होता है, और गांधी को कहा जाता है कि आप बेल पिटीशन के लिए अप्लाई करिए। इन द मीनवाइल गांधी ने कहा आई वांट नो बेल, आई वांट जेल, जेल ही दे दो, क्या फर्क पड़ता है, हमारी धरती है, हमारा देश है, हमारी वसुंधरा है, इस घर में रहें चाहे उस घर में रहें। कोर्ट के इतिहास में पहली बार होता है कि बिना बेल पिटीशन के
गांधी को आज़ादी दे दी जाती है, छोड़ दिया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि आप जब तक चाहें जहाँ चाहें रहें, आपको कोई चंपारण मोतिहारी छोड़ने की जरूरत नहीं है। कुछ समय के बाद गांधी पर से जो केस दायर किया गया था वो भी खत्म कर दिया जाता है। गांधी ने पहला आंदोलन चलाया था, जिसे चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है, 1917 में, और पहले आंदोलन में ही इनकी जबरदस्त जीत होती है, अंग्रेज पराजित होते हैं। अंग्रेजों को उन्होंने दिखा दिया था, यदि तुम सोचते हैं कि हमारे पावर जो है अनचैलेंज है, अनरेटेड है, ऐसा नहीं है। गांधी ने ऐसा क्यों किया, हम पहले इसको डिस्कस करते हैं, तो फिर आगे की प्रक्रिया पे जाएंगे। क्योंकि किसान लोग अंग्रेजों से डरे हुए थे, गांधी आज़ादी की नींव को रखना चाहते थे। गांधी जानते थे कि जब तक इन किसानों के दिलों से, दिमाग से अंग्रेजों से भय, डर दूर नहीं होगा, तब तक आज़ादी की फाउंडेशन, नींव नहीं रखी जा सकती है। इसीलिए गांधी ने इन किसानों की डर को दूर करने के लिए ऐसा कदम उठाया था, और अंग्रेजों ने देख लिया था कि उनकी पावर अनचैलेंज्ड और अनरेटेड नहीं है, और इन किसानों को भी दिखा दिया जब तुम लोग सब खड़े हो जाओगे तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो किसानों के भय भी काफ़ी हद तक दूर होते हैं। फिर अल्टीमेटली गांधी मिलते हैं, डीप कंसल्टेशन होता है, एक कमेटी बनाई जाती है उस केस की स्क्रूटनी के लिए कि क्या सही में किया गया इन किसानों के साथ अन्याय या फिर नहीं। उधर लैंडलॉर्ड्स थे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, और किसानों के रहनुमा के रूप में एकमात्र गांधी थे। प्रोफेसर मलकानी के यहाँ इनका ऑफिस बन गया था, गवर्नमेंट स्कूल के, वो भी एक प्रोफेसर थे। उन दिनों जितने सत्याग्रही लोग होते थे, आंदोलनकारी होते थे, अंग्रेजों के भय से कोई शरण देना नहीं चाहता था, कोई बातचीत नहीं करना चाहता था, और वैसे स्थिति में एक गवर्नमेंट सर्वेंट प्रोफेसर मलकानी के द्वारा गांधी को आश्रय देना बहुत बड़ी साहस की बात थी। अल्टीमेटली कमेटी ने तय किया कि हाँ, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने बेईमानी की है, गलती की है, और इनके पैसे लौटाया जाए। बट हाउ मच, दैट वाज द क्वेश्चन, कितना लौटाया जाए। अंग्रेजों ने 50% का प्रस्ताव रखा, प्रपोजल रखा। गांधी ने कहा ओके। फिर वे लोग आपस में डिस्कस करने लगे कि क्या किया जाए। देखते हैं, गांधी कहा कि 25% लौटाएंगे, नहीं मानते हैं तो हमें फुल लौटाना पड़ेगा। गांधी से लोग कंसल्टेशन करते हैं, प्रपोजल रखा जाता है, एंड दे बिकेम सरप्राइज्ड व्हेन गांधी एक्सेप्टेड। बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अमेज्ड हो जाते हैं जब गांधी इस बात को स्वीकार कर लेते हैं। तो क्योंकि लगता है कि नहीं मानेंगे, मतलब कोर्ट गांधी के, बॉल गांधी के पाले में, गांधी के कोर्ट में था। गांधी जो चाहते वही होता। अंग्रेजों को समझ में अब तक आ गया था। वो 25% लौटवा दिए। पर्पस पैसे लौटवाना नहीं था, पर्पस ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को इंडियन फार्मर्स के, पीजेंट्स के सामने झुकाना था, और इन किसानों का ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से भय को दूर करना था। दैट वाज द पर्पस ऑफ गांधी, दैट्स व्हाई ही एक्सेप्टेड 25%। गांधी का ये उद्देश्य था कि उन्होंने 25% को क्या किया, एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। फिर गांधी ने देखा कि यहाँ की सोशल कंडीशन काफ़ी खराब है, शिक्षा की कंडीशन काफ़ी खराब है, हेल्थ हाइजीन की कंडीशन काफ़ी खराब है। गांधी के छोटे बेटे वो भी पहुँचते हैं, कस्तूरबा गांधी पहुँच जाती है, मुंबई से और सारे वॉलंटियर्स आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। 6 स्कूल्स पर इस्टेब्लिश्ड, 6 स्कूल इस्टेब्लिश किए जाते हैं वहाँ पे। उनके कुछ वॉलंटियर्स वगैरह पढ़ाने लगते हैं, और अ डॉक्टर वाज एम्प्लॉयड, एक डॉक्टर भी बहाल किया जाता है उनके हेल्थ और हाइजीन को सुधारने के लिए। 3 टाइप्स ऑफ मेडिसिन वर गिवन, 3 प्रकार के मेडिसिन दिया जाता है, क्विनिन की गोली, सल्फर ऑइंटमेंट और कस्टर्ड ऑयल, अंडी का तेल। जो समस्याएं थी, इन समस्याओं को दूर करने के लिए गांधी ने यह भी देखा कि यहाँ पे ओल्ड लेट्रिन ट्रेंचेस स्मेल करते हैं, इसलिए उन्होंने आह्वान किया कि नए लेट्रिन के ट्रेंच को, गड्ढों को खोदा जाए। साफ सफाई, हेल्थ एंड हाइजीन पे काफ़ी ध्यान दिए थे। शिक्षा को सुधारने की कोशिश गांधी ने की थी, और अल्टीमेटली गांधी के लगातार 7 मंथ्स वहाँ गुजर जाते हैं। एक घटना बताया जाता है कि गंदे फिल्दी वुमन थी, गंदा कपड़ा पहने हुए,
गांधी बताते हैं कस्तूरबा गांधी को कि पूछो उससे क्यों ऐसा गंदा अवस्था में है। वो अपने घर ले जाती है और दिखाती है, देखिए मेरे पास एक ही यही साड़ी है जो कि मैं पहने हुई हूँ, तो कैसे मैं इसे साफ कर सकती हूँ। तो गरीबी भी उसमें पराकाष्ठा पे थी, पिछड़ापन पराकाष्ठा पे था। गांधी ये सोच के आए थे कि कुछ ही दिनों में यहाँ की समस्या निपट जाएगी, लेकिन ऑलमोस्ट 1 ईयर लग जाता। 7 मंथ्स तो कंटिन्यूसली गांधी वहाँ पे रहते हैं और फिर बीच बीच में लेटर के माध्यम से या फिर कभी कभार आना पड़ता है, हिसाब किताब लेते रहते हैं। इस प्रकार से गांधी वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहले आंदोलन में ही जबरदस्त सफलता पाई थी और अंग्रेजों को दिखा दिया था कि आपकी पावर अनचैलेंज और अनडिडेड नहीं है। इसलिए मैंने बताया कि गांधी को यदि भारतीय राजनीति से निकाल दिया तो भारतीय राजनीति शून्य हो जाता है। इनके जितने सारे चला गए आंदोलन थे, सारे आंदोलन सफल रहे। जो क्विट इंडिया मूवमेंट हो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, डांडी मार्च हो या और जितने सारे इनके आंदोलन हो, आप देखेंगे तो इनके सारे आंदोलन सफल रहे और इन्हीं के नेतृत्व में बहुत सारे लोगों ने काम किया और नेता बने। इन्हें कोई पदलोलुपता नहीं थी। लेकिन एक हमारे अंबेडकर साहब को भी देखिएगा, हमेशा से अंग्रेजों के पक्ष में रहते थे। जब पूर्ण स्वराज का नारा भी भारतीयों के द्वारा था, कांग्रेस के द्वारा था, उसका भी अंबेडकर साहब ने विरोध किया था। गांधी पूरी मानवता के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए, किसी क्षेत्र, किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब के लिए काम नहीं किया। वहीं दूसरी ओर देखते हैं हम अंबेडकर साहब को, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, तो केवल अपनी जाति के लिए, जाति की राजनीति की और उनका मात्र उद्देश्य गांधी का विरोध करना था। राष्ट्र की आज़ादी से कोई मतलब नहीं था। आप पूरे बुक खंगाल के निकाल लेंगे तो कहीं भी नहीं मिलेगा कि अंबेडकर ने भारत की आज़ादी के लिए एक भी आंदोलन चलाया हो या एक भी आंदोलन में हिस्सा लिया हो। यहाँ तक कि क्रिप्स मिशन जब आया था, शायद लाला लाजपत राय की उसी दौरान मृत्यु हुई थी, उसके वो सदस्य अध्यक्ष के रूप में थे। तो इधर अंबेडकर की विभाजनकारी नीति भारतीयों के खिलाफ, अंग्रेजों के पक्ष में, इधर गांधी की राष्ट्रवादी नीति अंग्रेजों के खिलाफ, राष्ट्र के हित में, बिना किसी धर्म, बिना किसी जाति मजहब के भेदभाव के था और गांधी अंतिम में सफल होते हैं। आज गांधी को डिमीन करने की कोशिश की जा रही है और दूसरे लोगों को बढ़ावा देने की और महिमा मंडन की कोशिश की जा रही है। शायद भारतीय राजनीति एक गलत दिशा और दशा की ओर बढ़ रहा है। गलत दिशा की ओर बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से दशा अच्छी कैसे हो सकती है, ये चिंतन का विषय है, चिंता का भी विषय है। लेकिन फिलहाल ये आपके सिलेबस में है। इस कहानी को गौर से देखिए, सुनिए, पढ़िए, समझने की कोशिश करिए। कहीं दिक्कत तो कमेंट के माध्यम से पूछिए और यदि आपको ये मालूम पड़े कि अंबेडकर ने भारतीय राजनीति में भारत की आज़ादी के लिए कोई आंदोलन चलाया तो निश्चित रूप से कमेंट के माध्यम से हमें भी सूचित करिएगा, या किसी आंदोलन में भाग लिया राजनीति में भारत के आज़ादी के लिए तो हमें सूचित करेंगे। आपके सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको गौर से देखेंगे, समझेंगे कहानी। जहाँ कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो निश्चित रूप से इसे पूछिए। इसे जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। अगले क्लास में अगली कहानी के साथ फिर मैं उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।